बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी इस्लामी तारीख का एक ऐसा खूबसूरत सितारा हैं जिन्होंने बरे सगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी और बरे सगीर में हिंदुओं के गुरूर की अलामत सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए, जिसके बाद इस अजीम मुसलमान फातेह को सदियों से डाकू और लुटेरा साबित करने की कोशिशें होती रहीं, मगर आज भी तारीख इसकी बहादुरी और जवामर्दी को फरामोश न कर सकी। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू भी सुल्तान महमूद गजनवी है। सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे? सुल्तान ने हिंदुस्तान पर 17 हमले क्यों किए? सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी के दिलचस्प हकायक पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी का असल नाम अबू अल कासिम महमूद और खिताब यमीन अद-दौला था। उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर साल 971 और बाज तारीखी हवालों में नवंबर साल 971 में हुई। इब्तदाई उम्र में ही कुरान मजीद, फुरकान हमीद हिफ्स करने के अलावा इस्लामी फ़िक़्ह और इल्म हदीस में भी महारत हासिल कर ली। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद एक तुर्क गुलाम थे जो कि बिलाशुबा अफगानिस्तान के पहले खुद मुख्तार बादशाह भी कहलाते हैं। उनकी हुकूमत खुरासान, हर्रात, बुखारा, मुकरान, खुजदार, जलालाबाद, पिशावर, अटक और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों तक फैली हुई थी। जब उनकी वफात अगस्त साल 997 में हुई तो उस वक्त सुल्तान महमूद अपने बाप की तरफ से नीशापुर के हाकिम मुकर्रर थे, और सुल्तान का भाई इस्माइल जो बाप की वफात के मौका पर गजनी में मौजूद था, उसने अपनी ताजपोशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले खुतूत व किताबत के जरिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की। जब कोई हाल न निकला तो साल 998 में गजनी पर हमला कर दिया। इस्माइल की हुकूमत खत्म करके खुद गजनी की सल्तनत संभाल ली। सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख के चंद अजीम जर्नैलों में शामिल किया जाता है, उनकी फौज कमोबेश 1 लाख थी और फौज में अरब, गोरी, सल्जोक, अफगान और मुगल के अलावा 10 से 15 हजार हिंदू सिपाही भी शामिल थे। नाजरीन, हिंदुस्तान से जितने भी फौजी भर्ती किए जाते थे वो बेशतर हिंदू होते थे। उनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था, जिसको सिपा सालारे हिंदुआन कहा जाता था। हिंदू फौजी अफसरों में चंद एक काबिल जिक्र नाम बीरपाल, चकनाथ, जनाश, बजेराव और सोहनी राव शामिल थे। नाजरीन, अब्बासी खलीफा ने साल 999 में सुल्तान महमूद गजनवी को यमीन अद-दौला का खिताब अता किया, जिसकी मुनासबत से सुल्तान महमूद गजनवी के खानदान की हुकूमत को यमीनी सल्तनत भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने हर्रात के करीब सहरा के किनारे एक शहर हाथी नगर तामीर किया कि उन खित्तों की गर्म आबो हवा हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबिकत रखती थी। फिर उन्होंने हिंदुस्तान से लाए हुए सैकड़ों हाथियों की परवरिश उस शहर में की। हाथियों के साथ उन्हें सुधारने वाले भी हिंदुस्तान से मंगवाए गए और यूं हाथी उस शहर में खुशो खुरम हो गए। महमूद हर बरस उन हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमलावर होता और वापसी पर उन्हें गजनी की बजाय हर्रात के करीब उसी हाथी नगर में वापस भेज देता। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, उनकी बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई जरूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके शहर लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के जेर सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद के वालिद की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाकों में साल 986 में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिम्मात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया, तो राजा जयपाल, जो कि पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। साल 1001 में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद गजनवी की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया।
مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ ناظرین، چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے اس شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے قریب برگد کے درخت کے پاس ایک بڑی چتا جلائی اور خود جل مرا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ جو کہ سال 1004 کو کیا، بھنڈا یا بھیرا جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ہے، اس ریاست پر کیا جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف سال 1006 میں کیا، مگر راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد آنند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ ناظرین، جلد ہی سلطان محمود غزنوی کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ سال 1008 میں سلطان محمود غزنوی نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران آنند پال جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آنند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ ناظرین، سال 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد آنند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ سال 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر سال 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ناظرین، سال 1014 میں سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کر دیا، مگر برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے لشکر کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان محمود غزنوی نے پیشگی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے۔
जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता है। अक्टूबर 1025 में सुल्तान महमूद गजनवी की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद गजनवी फतहयाब हुआ। मंदिर को तोड़ डाला गया। यही वो मशहूर जंग है जिसकी बिना पर बाज मौरिखीन ने सुल्तान महमूद गजनवी की जात को एक लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई 1027 में हुई, जो कि दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहे। अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी और रे के हाकिम आले बोया को शिकस्त दी और कहा जाता है कि एक मर्ज में मुब्तला होकर अप्रैल 1030 में 59 साल की उम्र में सुल्तान महमूद गजनवी ने वफात पाई। नाजरीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोमेला थापर ने अपनी किताब सोमनाथ तारीख की बहुत सी आवाजें, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में मौजूद महमूद गजनवी के मशहूर सोमनाथ हमले और उसके नतीजे में पैदा होने वाली गलत फहमियों पर तफसील से बहस की है। उसने सोमनाथ मंदिर पर 9वीं सदी से 18वीं सदी तक संस्कृत, गुजराती, हिंदी, फारसी तमाम जबानों के पुराने मखतूते और 1951 में सोमनाथ की तीसरी खुदाई से मिलने वाले नवादरात पर सैर हासिल बहस की है। नाजरीन, खासकर 11वीं और 12वीं सदी के हिंदू शायरों की शायरी और कुछ सफरनामों का खास जिक्र किया है। उन कतबात में से कुछ तो महमूद गजनवी के हमले से भी पहले के हैं। रोमेला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कतबों के हवालों से यह हकीकत दरियाफ्त की है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पटन, सोम शावर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद गजनवी ने बर्बाद नहीं किया। थापर का कहना है कि उन जमानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थीं और उनके अंदर नजरानों की सूरत में जमा शुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी उन खित्तों में यलगार करता तो वो भी उन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहां इस्तादा बुत अपने साथ लेकर जाता था। तो महमूद ने भी वही कुछ किया जो उससे पेशतर हिंदू राजे करते आए थे। मगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है। उस अहद के किसी मखतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया, बल्कि यह दर्ज है कि उसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहां परस्तिश होती रही। रोमेला थापर की तहकीक के मुताबिक ये अंग्रेज हुक्मरान थे जिन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली के तहत इस नजरिए को फरोग दिया, खासतौर पर सन 1857 की जंग आजादी के बाद, जिसमें मुसलमान और हिंदू यकसा तौर पर शामिल थे। और ये हिंदुओं के लिए खास था कि देखो मुसलमान तुम पर कैसे कैसे जुल्म ढाते रहे हैं। उन्होंने सोमनाथ को बर्बाद कर दिया, जबकि हम तुम्हारी इबादत गाहों की ताजीम करते हैं। इस मुहिम का आगाज गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो की बरतानवी पार्लियामेंट में सन 1843 की इस बहस से होता है, जिसे द प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स यानी दरवाजों की बरामदगी के नाम से याद किया जाता है। नाजरीन, दुनिया की किसी भी किताब और जबान में 1857 से पहले महमूद गजनवी बतौर लुटेरा का जिक्र नहीं मिलता। चार्ल्स जॉन ने जंग आजादी के बाद महमूद बतौर लुटेरा का भरपूर प्रचार किया। उसने बरतानवी पार्लियामेंट में एक तकरीर में इस बात का जिक्र किया, जिसे पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से मंजूर करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया और बरतानवी और हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबारात ने इस पर मुसलसल लिखना शुरू किया। थापर का कहना है कि अब भी लोक गीतों में महमूद गजनवी के गुण गाए जाते हैं। सोमनाथ के फकीर और साधु महमूद गजनवी को एक दास्तानवी हीरो गर्दानते हैं। अगर वो महज एक लुटेरा होता, मंदिरों का दुश्मन होता, तो हिंदू लोक गीतों में उसकी तौसीफ क्यों की जाती। बादअज़ा हमने भी अंग्रेजों के तख्लीक करदा इस नजरिए को आंखें बंद करके कबूल कर लिया। थापर ने यह भी लिखा कि सोमनाथ के इलाके में बेशुमार मुसलमान ताजिर आबाद थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे।
उनमें अरब भी शामिल थे जिन्होंने मकामी औरतों से शादी करके हिंदुस्तानी तहजीब को अपना लिया था। मार्को पोलो ने भी अपने सफरनामे में सोमनाथ और गुजरात के इलाके के व्यापारियों का जिक्र किया है जो ईरान से घोड़े लाकर हिंदुस्तान में फरोख्त किया करते। ये व्यापारी बाहर से घोड़े, शराब और धातें दरामद करते थे और हिंदुस्तान के कपड़े, मसाले, जवाहिरात, लकड़ी और तलवारें बरामद करते थे। सोमनाथ का इलाका तिजारत का एक अहम मरकज था। नाज़रीन, थापर की तहकीक का एक पहलू यह भी है कि कोहिस्तान में जो मंदिर थे वो बहुत गरीब थे। दौलत सिर्फ थानीसर, मुल्तान और सोमनाथ के मंदिरों में थी। उन मंदिरों से हासिल होने वाली दौलत से महमूद गजनवी की फौज की तनख्वाहें दी जाती थी और उनमें से बेशतर हिंदू होते थे और उन मंदिरों पर हमला करने वालों में शामिल होते थे। हिंदुस्तान में जितने भी फौजी भर्ती किए जाते थे उनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था जिसको सिप्पा सालारे हिंदुआन कहा जाता था और वो महमूद गजनवी का वफादार था। महमूद गजनवी के दौर के दरियाफ्त शुदा कतबात जो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, एपिग्राफिया इंडिका और इंडियन एंटीक्वारी में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, महमूद गजनवी ने साल 1026 में सोमनाथ पर हमला किया था। उसके 12 साल बाद 1038 में गोवा के मकामी राजा ने सोमनाथ का शाही सफर किया जिस पर एक सफरनामा भी लिखा था जो संस्कृत जबान में छपा है। उसके मुताबिक मंदिर को तबाह नहीं किया गया बल्कि महमूद की फौजों ने उसकी बेहुरमती की थी और सोमनाथ मंदिर की खित्ते में सियासी बालादस्ती खत्म की थी और हमले के बाद उसे दोबारा मरम्मत कर लिया गया था और मंदिर की रौनक बरकरार रही। गोवा से सोमनाथ तक के सफर का एक अहवाल 1125 की एक तहरीर में भी मिलता है। उस शाही सफर में बादशाह का जहाज समंदरी तूफान में तबाह हो गया था और एक अरब व्यापारी ने बादशाह की जान बचाई थी। उस मदद के एवज बादशाह ने अरब व्यापारी के पोते को एक इलाके का मुंतजिम बनाया और उसे मस्जिद बनाने की इजाजत दी थी। नाज़रीन, 12वीं सदी के गुजराती चोलोकिया खानदान के राजा कुमारपाल के मुताबिक राजस्थान का मंगरान मंदिर शान शौकत में सोमनाथ से कमतर था। सोमनाथ के करीब मंगराल से मिलने वाले 12वीं सदी के एक कतबे के मुताबिक सोमनाथ मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ावों की सूरत में बहुत माल आता था। 11वीं सदी की एक महारानी ने हुक्मनामा जारी किया था कि सोमनाथ मंदिर आने वाले यात्रियों के सफर को टैक्स फ्री किया जाए और वो रास्ते में दरिया, पुल या किसी मकामी राजा के इलाके से गुजरने पर कोई टैक्स अदा न करें। 12वीं सदी तक सोमनाथ मंदिर इस कदर अमीर हो चुका था कि सोने चांदी के अंबार लग चुके थे। चोलोकिया बादशाह कुमारपाल के कतबे से पता चलता है कि उसने सोमनाथ के तहफ्फुज के लिए एक गवर्नर मुकर्रर किया था जिसका काम मंदिर की दौलत को मकामी राजाओं की डकैतियों, लूटमार से बचाना था। नाज़रीन, कुमारपाल ने भाव बराहस्पति को 1169 में सोमनाथ का राहिब आला मुकर्रर किया था। उस राहिब आला की आम जिम्मेदारी मंदिर को आबाद रखना और वीरान होने से बचाना था क्योंकि महमूद गजनवी के बाद मंदिर खस्ता हाल हो चुका था जिसका ताल्लुक हमले से नहीं बल्कि खस्ता हाली की एक वजह व्यापारियों की जानिब से मंदिर की माली सरपरस्ती छोड़ देना था। दूसरा, मंदिर की इमारत बहुत ज्यादा पुराने ढंग की थी जिसका कोई पुरसान हाल न था। तीसरी वजह, मंदिर समंदर के बहुत करीब होने की वजह से समंदरी लहरें और नमी इमारत को नुकसान पहुंचाती थी। उसके कुछ साल बाद 1216 में उस वक्त का चोलोकिया बादशाह सोमनाथ मंदिर को मालोवा के हिंदू राजाओं की लूटमार से बचाता रहा था। बदरकाली के कतबे के मुताबिक बोबर हस्पति का दावा है कि जिसने कुमारपाल को तैयार किया था कि वो मंदिर को दोबारा तामीर करे। नाज़रीन, उसका दावा है कि असल मंदिर सोने का बना हुआ था जिसको बाद में सोना हटाकर चांदी के मंदिर में बदल दिया गया और आखिर में चांदी हटाकर पत्थरों का मंदिर बना दिया गया। मंदिर की आमदनी और राहिबों के मुआवजे बढ़ाने के लिए बरहमपोरी गांव के महसूलात का इस्तेमाल किया गया था। इतने ज्यादा तारीखी, संस्कृत, प्राकृत और जैनी कतबात में महमूद गजनवी के हमले का जिक्र ना होना हैरान कुन है। उनमें अगर कुछ लिखा गया है तो सिर्फ इतना कि मंदिर खस्ता हो गए हैं, उनकी तामीर जरूरी है और मंदिर के बुतों के तोड़ने का जो जिक्र आया है वो सब मकामी हिंदू राजाओं के बारे में है
जो दौलत लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर हमले करते थे। नाजरीन, महमूद गजनवी के हमले अगर इतने ही संगीन जज्बात को जख्मी कर देने वाले और नाकाबिले बर्दाश्त होते जैसे कि अब दावे किए जाते हैं, तो हमलों के 200 बरस बीत जाने के बाद इनको इस तरह न भुला दिया जाता। किसी कतबे में महमूद गजनवी की तरफ से मंदिर की तबाही और लूटमार का जिक्र नहीं मिलता। नाज़रीन, अगर जिक्र है तो सिर्फ इतना कि महमूद वापस जाते हुए सोमनाथ पटन में एक मुख्तसर फौज छोड़कर दबशालम को अपना गवर्नर कायम कर गया था। महमूद गजनवी के एक मुआसिर शायर धोनपाल, जो मालवा के भोज दरबार का शायर था, उसने अपनी शायरी में महमूद की गुजरात पर मुहिम का जिक्र किया है। महमूद राजस्थान के सतियापुर के मकाम पर जीन मंदिर में महावीर मुजस्मे को तोड़ने में नाकाम रहा, जबकि सोमनाथ के बड़े बुत को तोड़ा जरूर, मगर मंदिर को तबाह और माल की लूटमार नहीं की। तारीख ये साबित करती है कि सोमनाथ का हमला भी बाकी दूसरे हमलों जैसे जवाज और नताइज रखता था और सदियों तक महमूद गजनवी को लुटेरा की बजाय अच्छे अल्फाज में याद रखा गया। हकीकतन ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने इस सारी साजिशी थ्योरी का आगाज किया और हिंदुओं में नफरत के बीज बोए। फिर कुछ अपने भी इस रो में बहक गए। हमने अपने नाबीनापन की इंतहा कर दी और इस अजीम इल्म दोस्त फाते महमूद गजनवी को सिर्फ बुत शिकन और लुटेरे के दर्जे पर फायज करके इसकी कामत मुख्तसर कर दी है, जो बकौले एडवर्ड्स गिबन्स मकदोनिया के सिकंदर आजम से भी अजीम फाते था। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।